हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? मैं हूं आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 21। कहीं आप ये मत सोच रहे हैं कि ये दिन में एक ही आर्टिकल, एक लेक्चर में एक ही आर्टिकल पढ़ा रहा है। देखिए, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मुझे लगता है आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है ना, इनमें से ही, और आर्टिकल 22, इनमें से ही किसी ना किसी आर्टिकल पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी कभी जो है ना एसएसबी वाले पूछते हैं, वो आपने देखा ही होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी पॉइंट जो है, एक भी मार्क्स जो है वो स्किप हो जाए। दैट्स वाई मैं अपनी तरफ से वो 100% कोशिश करता हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो पेड कोर्स क्यों ना हो। ठीक है, आपको बताइए, मैं खुद यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूं। ये मैं मतलब उस लेवल का कंटेंट आपको समझा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में। पूरा भी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको यूपीएससी लेवल का, नहीं। लेकिन जितना आपको ग्रेजुएट लेवल तक के एग्जाम्स में फायदा आएगा ना, जितना आपको वहां तक काम आएगा, तो उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 आज हमारा टॉपिक है। आर्टिकल 21 की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना, एक हेडलाइन देखेंगे, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है ये हम देखेंगे। इसमें यही लिखा गया है कि कोई भी पर्सन, चाहे फॉरेनर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई कंपनी है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, वट कोई भी हो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी डिपार्टमेंट जो है, वट चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कोई भी किसी भी पर्सन का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है वो नहीं छीन सकते। हां, कब छीन सकते हैं? अगर अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो किसी लॉ के खिलाफ होगा, तो उस टाइम पे वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी कोई भी छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है वो छीनी नहीं जा सकती तब तक, जब तक ना कि वो कोई ऐसा काम करता हो जो लॉ डिक्लेयर करता हो कि ये इलीगल है। ठीक है, आप समझिए आप। हाँ, मान लो मैं एंटी नेशनल कोई एक्टिविटी करता हूं, मैं कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करता हूं, तो अब मैं कहूंगा ये मेरा क्या है? ये मेरे पर्सनल लिबर्टी है, या ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये थोड़ी चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द लॉ, यहां पे मुझे क्या कर सकते हैं? यहां पे मेरी लाइफ या मेरी पर्सनल लिबर्टी जो है वो छीनी जा सकती है। हां, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं छीनी जा सकती। आर्टिकल 21 यही कहता है। यहां पे जो आपके सामने ये जो कंटेंट मैंने रखा है ना, ये आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स तक, बस वो आप याद रखना, जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आपको क्या क्या नोट करना है। बाकी को आप बाद में क्रॉस मारना, लेकिन यहीं पे आप ये ध्यान रखना, याद क्या रखना है, क्या नहीं याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला वाला। ठीक है, तो दूसरा है, यहां पे मैंने बोला आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम पे जब पीजी का एंट्रेंस वहां पे हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये किस आर्टिकल में मेंशनड है। तो इसी तरीके से जेके एसएसबी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये किस आर्टिकल में है। मेरे दोस्तों, ये है आर्टिकल 21 में। किसमें? आर्टिकल 21 में ये मेंशन किया गया है दैट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये टर्म किस आर्टिकल में मेंशन है, किस फंडामेंटल राइट में? आर्टिकल 21 में। अब देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कोर्ट में कोर्ट में जब प्रोसेस चलती है ना, जो मैंने आपको बोला था ट्रायल या कन्विक्शन की जो प्रोसेस चलती है, तो वहां पे कोर्ट जो है ना वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रोसेस जो है वो ये एक मेथड है। आप मान लीजिए एक मेथड है। क्या है? ये एक मेथड है। इस मेथड में क्या किया जाता है? मान लीजिए अगर मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, मेरा केस जो है वो कोर्ट में चला गया। कहां पे चला गया? कोर्ट में चला गया। अब वहां पे कोर्ट चेक करता है, इसने जो क्राइम किया है, मान लो मैंने चोरी की है,
कोर्ट देखता है कि इसने जो चोरी की है उसके लिए इंडियन लॉ क्या कहता है, इंडिया के कानून में क्या लिखा गया है कि अगर कोई चोरी करेगा उसको क्या सजा देनी है। बस अगर वहां पे लिखा गया है 2 साल तो कोर्ट सीधा कहेगा कि इसको 2 साल जेल भेजो। अगर वहां पे लिखा गया है 5 साल तो कोर्ट सीधा कहेगा कि इसको 5 साल के लिए जेल भेजो। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं, कोर्ट ने क्या किया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक मेथड है, यही कोर्ट ने क्या किया, फॉलो किया। इसमें कोर्ट ने क्या देखा, कोर्ट ने देखा कि इसने अगर आज क्राइम किया है, ठीक है, इसने आज 6 सितंबर को क्राइम किया है, तो 6 सितंबर के दिन इंडियन लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कितना सजा, वो कितना सजा इसको सुना रही है, ठीक है, इंडिया लॉ में कितना सजा लिखा गया है। तो कोर्ट ने अकॉर्डिंगली इसी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मुझे कहा कि आपको इतना सजा मिल रही है तो आप जाओ ये सजा काट के आओ। ठीक है, तो ये कोर्ट ने क्या किया, ये जो मेथड कोर्ट ने इस्तेमाल किया, इसने सिर्फ क्या देखा, इसने यहां पे ये देखा कि जो, इसने यहां पे इतना ही देखा कि जो लॉ है, ठीक है, जो लॉ है वो क्या है, वो क्या कहता है कि इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, बस इतना ही कोर्ट ने किया, उसी के बुनियाद पे मुझे कोर्ट ने सजा सुना दी तो हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बस कोर्ट इतना देखेगा कि आज जो इसने क्राइम किया है, आज के हिसाब से जो सजा है वो कितना है वो देगा, तो बस इतना ही होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, याद रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताऊंगा, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुन लो, ठीक है, दिल और दिमाग से सुन लो। देखिए, दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पता क्या होता है, मान लो आपने क्राइम किया, आपने चोरी की, ठीक है, आप एक थीफ हो, तो इंडिया के कानून में मान लीजिए इंडिया के कानून में अगर लिखा हुआ होता, ये आपको अब हाइपोथेटिकली आपको समझना है कि इंडिया के कानून में लिखा हुआ है 5 साल की जेल अगर कोई चोरी करता है, तो अब आपने चोरी की, आपका केस कहां चला गया, कोर्ट में चला गया, वहां पे अब कोर्ट क्या करेगा, अब अगर यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पता क्या होता है, ये इस मेथड में पता क्या किया जाता है, इस मेथड में सिर्फ कोर्ट इतना नहीं देखेगा कि इंडिया के लॉ में कितना सजा लिखा हुआ है, मैं इस क्रिमिनल को कितना सजा दूंगा, वो सिर्फ इंडिया का लॉ नहीं देखेगा कि इंडिया के लॉ में 5 साल अगर लिखा गया है सजा, वो डायरेक्टली मुझे 5 साल सजा नहीं सुनाएगा, नहीं, यहां पे वो देखेगा कि इंडिया का जो कानून है, ये जो कानून में लिखे गए हैं 5 साल की जो सजा लिखी गई है, क्या ये वैलिड है, क्या ये रीजनेबल है। यार एक लेस पॉकेट के लिए भी अगर गवर्नमेंट ने लिखा है कि 5 साल की सजा सुनाना, तो कोर्ट यहां पे देखेगा यार ये तो एक लेस पॉकेट है, एक लेस पॉकेट पे 5 साल की सजा, ये पॉसिबल कैसे हो, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, यहां पे कोर्ट जो है ना, यहां पे कोर्ट क्रिटिसाइज कर सकता है, किसको क्रिटिसाइज कर सकता है, यहां पे कोर्ट जो लॉ होगा ना, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया होगा उसको भी क्या कर सकता है, उसको भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको भी नहीं मान सकता, वो बोलेगा यार 5 साल की सजा, इसको 4 साल की सजा सुनाएंगे हम, ठीक है, और वो जो कानून है 5 साल का उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करो, ये कानून नहीं चलेगा, 4 साल ही सजा हम इसको सुनाएंगे, 5 साल इसके लिए ज्यादा सजा हो रही है। फिर से बता देता हूं, समझना, देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सिर्फ इतना देखा जाता है कि लॉ क्या कहता है, अगर इसने कोई क्राइम किया है तो लॉ में कितना सजा लिखा गया है, बस सिर्फ लॉ को देखा जाता है, लॉ में क्या लिखा है, बस सेम चीज कोर्ट जो है सुनाता है, कहां पे, सजा में, ठीक है, बस इतना होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखते हैं, कोर्ट यही देखता है कि लॉ क्या है, फिर देखता है कि इसमें जो सजा, इसमें जो इंटेंसिटी है सजा की, इसमें जो सजा लिखा गया है, क्या ये सजा जो है, ये जो लॉ है, क्या ये ठीक है या ये गलत है, ये चीज भी देखता है। यहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखता है, सीधा देखता है लॉ क्या है, चाहे ठीक है गलत है, उसमें जो भी लिखा है बस कोर्ट आंख बंद करके वही मानता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट देखता है ये जो लॉ है ये ठीक है कि गलत है, ठीक है, यहां पे लॉ को भी वो देखता है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखता है, लॉ को देखेगा, जो उसमें लिखा गया है ठीक है गलत है व्हाटएवर, बस वही मानना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ की तफ्तीश हो जाती है, ठीक है। नाउ अब आपको कहा जाएगा इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। सर फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां पे फॉलो होता है, ये होता है अमेरिका में फॉलो, कहां पे होता है, अमेरिका में फॉलो होता है। अब दूसरी एक चीज है, आपको यह भी याद रखना है
क्या इंडिया में कभी प्रोसीजर क्या इंडिया में कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ? क्या इंडिया में कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ? हाँ हुआ। कब हुआ? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसका नाम था मनिका गांधी केस। क्या उसका नाम था? मनिका गांधी केस। 1978 में ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसका नाम था मनिका गांधी केस। इस मनिका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मनिका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया भारत में, क्या किया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बात याद रखना, बस ये मुझे आपको समझाना था। बस यही पॉइंट वो था जो मैं आपको बता रहा था। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। बहुत सारे यूपीएससी, एसएससी, एसएसबी तमाम एग्जामों में ये पूछा गया है। मनिका गांधी वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। वरना यहां पे क्या चलता है, हाँ अगर हम देखेंगे ना, यूजुअली इंडिया में क्या चलता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको पता है ना कि हमने फीचर जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारे फीचर्स है वो हमने डिराइव किए हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो आपको पता होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई आपको पूछेगा ना कि ये बताओ कि ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये वाला जो फीचर है ना, ये हमने कहां से लाया है? ये हमने बारो किया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां? ये हमने बारो किया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कसम से इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं, इतना आपको पेड को उसमें भी नहीं मिलेगा। बाकी ये जो गोपालन केस है ना, कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, मनिका गांधी केस मैंने आपको बोला, बस इसमें इतना याद रखना कि इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बस इतना ही। बाकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है आपको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो लाइफ, ये जो लाइफ है ना, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसमें पता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जैसे आपको, आपका जो मैरिज है, आप चूज खुद करोगे कि मैं किसके साथ मैरिज करूंगा, मेरी शादी किसके साथ होगी। आप खुद चूज करोगे कि मैं जो है मैं कौन सी स्ट्रीम लूंगा 12th के बाद। आप खुद चूज करोगे कि मैं कौन सा प्रोफेशन चुनूंगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं। जैसे राइट टू मैरी। ठीक है, इसमें राइट टू मैरी आता है, इसमें राइट टू स्लीप आता है। ठीक है, सोने का हक। ठीक है, राइट टू क्या इसमें आता है? राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट। वट एवर, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको एक चीज जो इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखनी है, वो होगा के एस पुट्टास्वामी केस। केस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, मेहरबानी करना, इतना याद रखना यार, इतना मेहरबानी करना कि आप ये याद रखना कि प्राइवेसी जो है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है ना, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। कसम से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कब? इसी साल 2024 के पेपर में उसने पूछा था प्रीलिम्स में। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं आपको यूपीएससी में पूछा गया था, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नहीं, आपको भी पूछा जा सकता है। इतना आसान सवाल था ये, कसम से इतना आसान सवाल। राइट टू प्राइवेसी आपको याद रखना है। राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। बाकी जो इसमें लिखी गई है ना, ये दलील, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये शिक्स दलील नहीं आएगी। ठीक है, इसको छोड़ दो। बस राइट टू प्राइवेसी आप याद रखना। के एस पुट्टास्वामी केस में ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है। ये के एस पुट्टास्वामी केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी का राइट जो है, वो भी आर्टिकल 21 के ही अंडर आएगा। बस इतना है। ठीक है, ठीक है ना यहां तक? यहां पे फिर है राइट टू मैरी, ये जरूरी नहीं है, बस ये तो आपको पता है कि खुद की मर्जी पे मैरिज करना, ये क्या है? ये हमारा एक पर्सनल राइट है, ये आर्टिकल 21 में ही आता है। अब देखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? ये भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A में क्या लिखा हुआ है? राइट टू एजुकेशन। ये जो है ना, ये वाली डेफिनेशन
राइट टू एजुकेशन। आपको वैसे मुझे लगता है एसएसबी वाले जो ना यही शॉर्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे राइट टू फ्रीडम कौन सा आर्टिकल है, या राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है। वो आपको ये नहीं पूछेंगे स्टेट शैल इंडीवर टू दैट 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 दिस, वो वैसे ये नहीं पूछते हैं। हाँ अगर पूछे ये भी, मैंने आपको पढ़ाया है और आपके नोट्स में भी मेंशन है, कोई बात नहीं, ये सेम ही सेम है, आपको दूर से पता चलेगा कि ये क्या पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। नाउ देखिए राइट टू एजुकेशन, चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 21A जो है ना, आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट आपको पता है ना, कोई भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वट एवर, ठीक है। तो स्टेट को कोशिश करनी है क्या, शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। तो आप याद रखिएगा पहले आर्टिकल 21 में आपको एज जो है ना, एज जरूरी आपको याद रखनी है कि ये किस एज की बात कर रहा है। वहां पे आपको एज का पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी एज कैटेगरी जो है मेंशनड है। आर्टिकल 21A कहता है कि स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोवाइड करनी है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन तमाम बच्चों को जिनकी एज 6 to 14 है। जिनकी एज क्या है, जिनकी एज 6 to 14 है, जिनकी एज 6 to 14 है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन। आप याद रखिएगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन कहां तक आएगा, सेकेंडरी लेवल से पहले, है ना, यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल से पहले होता है ना एलिमेंट्री एजुकेशन, उसी को हम बोलते हैं, यानी कि 10th लेवल तक मान लीजिए। तो फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सेकेंडरी लेवल से पहले यानी कि 10th क्लास तक इनको क्या करना है, इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन तमाम बच्चों को जिनकी एज क्या है, 6 to 14, यानी कि 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं ना, उनको फ्री एजुकेशन आराम से मिल सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हाँ, इन सच ए मैनर एज स्टेट में डिटरमाइन, वो खुद स्टेट डिटरमाइन करेगा, वो गवर्नमेंट खुद डिटरमाइन करेगा कि हम इनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिकल 21A पहले से ही आर्टिकल 21A जो है ना, ये आर्टिकल पहले से ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंसर्ट किया गया बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, बाय 86th अमेंडमेंट, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है। कब हुआ ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रख लीजिएगा 2002 में हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या, इससे क्या इंसर्ट हुआ, इससे आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ। और इस आर्टिकल, ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, याद रखना मेरे दोस्तों, इसको कहा जाता है डाउन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजंस। डाउन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन यानी कि ये कहा जाता है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट जब से हमने क्या किया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, लाया, तो तब से क्या हुआ, तब से सेकंड रेवोल्यूशन जो है भारत में आई। सेकंड एक रेवोल्यूशन जो है ना, दूसरा एक इनकलाब आया। पहला इनकलाब कहा जाता है वो उस ग्रीन रेवोल्यूशन को, शायद मुझे कंफर्म पता नहीं है, शायद उसी को कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि एक सेकंड रेवोल्यूशन है, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन एक बहुत बड़ा इनकलाब लाती है ना। तो ये यही कहता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इसीलिए सेकंड रेवोल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजंस कहा जाता है, डाउन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, ठीक है। देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया ना, इससे बहुत सारी चेंजेस हुई। एक ये चेंज पहले आई कि 21A को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी चेंज ये आई कि आर्टिकल 45 जो है ना, आर्टिकल 45 पता कहां पे है, ये डीपीएसपी में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। तो इसने क्या किया, इसने आर्टिकल 45 को भी मॉडिफाई किया, इसने आर्टिकल 45 को भी क्या किया, मॉडिफाई किया। तो बस इतना याद रखना आप, इसने आर्टिकल 45 को भी मॉडिफाई किया, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां पे लिखा भी हुआ है कि आर्टिकल 45 में यह कहा जाता है कि स्टेट को जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो उसके बाद आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया। तो मॉडिफाई करने के बाद उसमें यह लिखा गया कि स्टेट जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आपको पता होगा मिड डे मील देते हैं, है ना, देते कि नहीं, आंगनवाड़ी में वो बिस्किट देते हैं, गिल को बिस्किट देते हैं, देखा है कि नहीं, दाल देते हैं, खीरा देते हैं, वट देते हैं, ठीक है, वट जो भी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना किनको, जो बच्चे 6 साल की उम्र के होंगे, यानी कि 1 साल से लेकर, 1 मंथ से लेकर
6 महीने के बीच में जितने भी बच्चे आएंगे इस एज ग्रुप में, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर करेगी और एजुकेशन फ्री देगी। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 45 में लिखा गया है। इससे पहले इसमें और कुछ लिखा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा डीपीएसपी में। अगर मैं यहां पे बताऊंगा आपको तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो यहां प्रेजेंटली आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है, जब 86 अमेंडमेंट आया उसके बाद से आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है कि 6 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर देगा और फ्री एजुकेशन देगा। बस ये लिखा हुआ है। और आर्टिकल 51A में भी क्या मेंशन है? आर्टिकल 51A में भी मेंशन है एजुकेशन के बारे में। वहां पे क्या कहता है आर्टिकल 51A? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A जो है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें लिखा गया है कि जो भी सिटीजन होगा भारत का, उसको क्या करना चाहिए, उसको, हाँ, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने वार्ड को या वो अपने बच्चे को क्या करें, 6 से लेकर 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने वार्ड्स को, वो अपने बच्चों को क्या करें, वो अपने बच्चों को, हाँ, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो तालीम हासिल कर सके, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है, ये एक ड्यूटी है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू फ्री एजुकेशन जो है ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ठीक है, मैंने बोला ना पहले, आर्टिकल 21 के अंडर जितना भी आप सोचोगे ना कि जिससे मतलब लाइफ सेटल होती है, जिससे लाइफ ठीक लगेगी, जैसे राइट टू स्लीप, मैंने आपको बोला, राइट टू मैरी, राइट टू चूज ओन डिसीजंस, ठीक है, राइट टू चूज योर स्ट्रीम, व्हाटएवर, ठीक है, राइट टू लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू हैव लिवलीहुड, राइट टू हैव व्हाटएवर, जो भी आप सोचोगे ना मतलब लाइफ के बारे में, वो सारा कुछ आर्टिकल 21 में आएगा। तो यहां पे मुझे पता है आर्टिकल 21, फिर से मैं रिपीट करूंगा। देखिए, आर्टिकल 21 जो है ना, ये राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये लाया गया था, और इस अमेंडमेंट को कहा जाता है डाउन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, डाउन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, ये बात याद रखना। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया, तो एक तो इसने 21A को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहले से नहीं था। दूसरा, इसने आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया। आर्टिकल 45 में फिर क्या लिखा गया कि ये लिखा गया कि जो गवर्नमेंट है उनको कोशिश करनी है, जितने भी बच्चे हैं 6 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको वो चाइल्डहुड केयर दें और वो उनको फ्री एजुकेशन दें। फिर मैंने आपको बताया, ये मैं आपको आप सिंपल भाषा में समझा दूं कि मैं आपको बता दूं, एजुकेशन एक ऐसा एलिमेंट है, एजुकेशन वाहिद एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशनड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशनड है, जो फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशनड है। हाँ, अब लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? फर्क पता क्या है? फर्क यह है कि फंडामेंटल ड्यूटी में यह लिखा गया है कि जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के होंगे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा गया है? 6 से 14 साल की उम्र के। डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी में लिखा गया है जितने भी बच्चे 6 साल की उम्र के होंगे, 6 साल तक की उम्र के जितने भी होंगे। फंडामेंटल राइट में क्या लिखा गया है? फंडामेंटल राइट में भी 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे का लिखा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी और राइट में 6 से 14 साल की कैटेगरी मेंशनड है, और डीपीएसपी में 6 साल के ही कैटेगरी तक के बच्चे मेंशनड है। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाबाश। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऐड करें ताकि मेरा मोरल जो है ना वो हाई रहे, मेरी जो एनर्जी है वो इससे हाई रहे, मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे। प्लीज यार, वो वहां पे बस आप ऐड करो, बाकी आप शेयर करो, फिर यहाँ मत करो। बस जितने भी एस्पिरेंट्स हो उन तक ये पहुंचाओ मेरी न्यूज। बाय, टेक केयर, थैंक यू।